नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एनसीईआरटी सीरीज की एक नई वीडियो। दोस्तों इस चैनल पर हम एक एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज के अंदर अभी तक हमने एक बुक जो है 11th क्लास की राजनीति विज्ञान की समकालीन विश्व राजनीति की एनसीईआरटी थी, उसको हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी जो हमारी एनसीईआरटी डिस्कस की जा रही है वह है 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक है, जिसका नाम है पॉलिटिकल थियरीज यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों की इस किताब में 2 चैप्टर अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पुस्तक का पहला चैप्टर जब आप देखेंगे तो उसका नाम उस बुक के नाम पर ही है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। और दूसरा चैप्टर है दोस्तों स्वतंत्रता। बड़ा ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिस्कस भी किया गया है मेरे द्वारा। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे जाकर राजनीतिक सिद्धांतों की पुस्तक के 2 अन्य चैप्टर जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं उसको देखें। उसके बाद यहां से कंटिन्यू करेंगे तो उनको पुस्तक समझने में बड़ी आसानी होगी। दोस्तों आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे उसका नाम है दोस्तों समानता। समानता को इंग्लिश में हम इक्वालिटी बोलते हैं दोस्तों। तो हम आज इक्वलिटी की बातें करेंगे कि समानता को लेकर के क्या कुछ प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में दिया हुआ है और समानता होती क्या है। एक ब्रॉड वे में अंडरस्टैंड करेंगे समानता को, इक्वलिटी को। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और समझते हैं हम कि समानता क्या है। दोस्तों चैप्टर की शुरुआत करें इससे पहले मैं आप सबके साथ एक जानकारी शेयर कर दूं कि इस कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी उपलब्ध है और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अब टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने का आपको फायदा क्या होगा। टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों द हिंदू जो न्यूज़पेपर जो आपको बिल्कुल क्लिष्ट इंग्लिश में मिलता है, उस इंग्लिश को हमने हिंदी में कन्वर्ट करके आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर को हिंदी में जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं उस टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम कंपटीशन वॉर है। ये टेलीग्राम यूट्यूब चैनल का जो कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल है उसका ऑफिशियल चैनल है। तो दोस्तों जा करके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विजिट कीजिए और ढेर सारे दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डाले जा रहे हैं उससे आप सब लाभान्वित होइए। दोस्तों समानता अध्याय को आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि समानता में हम क्या कुछ देखने वाले हैं। दोस्तों ये जो अध्याय है वह समानता की अवधारणा के बारे में है। समानता को एक मूल्य के रूप में संविधान में भी दर्ज किया गया है। समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए हम इस चैप्टर के अंदर निम्नलिखित सवालों पर जांच पड़ताल करेंगे। दोस्तों हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे कि समानता क्या है, हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए। दूसरी बात, क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है। इस चीज को जानेंगे कि क्या समानता का अर्थ ये होता है कि हर एक परिस्थिति में समानता होनी चाहिए। तीसरी बात जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वह होगी कि हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग हम कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों इस चैप्टर को डिस्कस करते हुए और समानता को सुलझाने के क्रम में हमारा सामना 2-3 विचारधाराओं से होगा। पहली विचारधारा दोस्तों होगी समाजवाद, दूसरी होगी मार्क्सवाद, तीसरी उदारवाद और चौथी नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म। दोस्तों इन विचारधाराओं की भी जो थोड़ी बहुत चर्चा है वो करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन विचारधाराओं की भी समझ आप सबको हो जाए। तो आइए अध्याय को डिस्कस करते हैं। और इस अध्याय के अंदर दोस्तों एक खास बात यह है कि इस अध्याय में समानता को कुछ चित्रों के माध्यम से, कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है और इन चित्रों और आंकड़ों को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको जरूर ही समानता जो है अच्छे से समझ आएगी। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कि समानता महत्वपूर्ण क्यों होती है। आइए देखते हैं। दोस्तों समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट है।
हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करता है। समानता की अवधारणा का एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश, राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। यानी कि दोस्तों समानता का अर्थ ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने के योग्य हैं। साझी मानवता की यह धारणा ही सार्वभौमिक मानवाधिकार या मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे रहती है। दोस्तों बहुत सी संस्थाएं राजसत्ता लोगों में पद, धन, हैसियत या विशेषाधिकार की असमानता कायम रखती हैं। आधुनिक काल में सभी मनुष्यों की समानता का राजसत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुटता लाने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति होती है, जिसके अंदर फ्रांसीसी क्रांति में दोस्तों भूसामंती, अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का एक नारा था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समानता और स्वतंत्रता जैसे शब्द हमारे संविधान में कहां से प्रकाश में आए। तो दोस्तों याद रखना है कि आपको फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वहां के क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसा शब्दों का यूज किया और बाद में जब हमारा संविधान का निर्माण होने लगा तब हमने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा और बंधुत्व, भाईचारे के स्थान पर बंधुत्व जैसा शब्द हम अपनी संविधान की प्रस्तावना में अपनाते हैं। दोस्तों समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान उठी थी और यह लगातार उन संघर्षरत समूहों द्वारा उठाई जा रही है जो महसूस करते हैं कि उन्हें समाज में किनारे कर दिया गया, जैसे महिलाएं या दलित। आपको समझ में आ रहा होगा कि 20वीं शताब्दी के दौरान जब ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करते थे दुनिया के लगभग देश, उस समय जो है दोस्तों स्वतंत्रता और समानता जैसी बातों को जो है लोगों के सामने किया जाने लगा। उसके बाद से लगातार जब भी संघर्षों की बात होती है, जब भी किसी के हित नीचे दबते हैं तो वो समाज में समानता और स्वतंत्रता की बात करता है। जैसे दोस्तों आप महिलाओं को देख सकते हैं और दलितों को देख सकते हैं। आए दिन दलितों को लेकर के अत्याचार होते रहते हैं, समाज में दलितों पर अत्याचार होते रहते हैं। महिलाओं में घरेलू हिंसा जैसा जो है अपराध देखने को मिलता है, तो उसमें जो है उस दौरान हम समानता और जो है स्वतंत्रता की बातें करते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको समानता की जो मूल बात थी वह समझ में आ गई होगी। आइए अब मैं कुछ आपको आंकड़े दिखाता हूं जो विश्व स्तर के हैं, जो कि असमानता को दर्शाते हैं। तो आइए इन आंकड़ों की बात कर लेते हैं। पहला आंकड़ा है हमारे सामने कि दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। यानी कि दुनिया के सिर्फ 50 अमीर आदमी ऐसे हैं जो कि दुनिया की आबादी का 40 करोड़ सबसे गरीब लोग जितना पैसा रखते हैं वो सिर्फ वे 50 लोग रखते हैं। ये आंकड़े से आपको असमानता कितनी ज्यादा, असमानता की खाई कितनी गहरी है ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा आंकड़ा देखिए दोस्तों, दूसरे आंकड़े में कहा गया है कि दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा कितना है, केवल 5%, जबकि 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण रखते हैं। समझ सकते हैं कहां 10% लोग 54% जो है पैसे पर कंट्रोल करते हैं और वहीं 40% लोग जो है दुनिया का केवल 5% पैसे पर कंट्रोल रखते हैं, यानी कि आमदनी पर कंट्रोल रखते हैं। तीसरी बात, पहली दुनिया, खासकर उत्तरी अमेरिका को हम पहली दुनिया बोलते हैं, और पश्चिमी यूरोप के अगड़े औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है। समझ रहे हैं कि जो पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देश हैं उनमें दुनिया की आबादी का मात्र 25% रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में है और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों ये आंकड़ों का खेल आज वर्तमान में कुछ और होगा, ये बुक जब लिखी गई कुछ और रहा होगा, लेकिन फिलहाल इन आंकड़ों की वजह से हमें यह समझ में आ गया कि असमानता की खाई कितनी गहरी है और समानता अभी भी
कितने दिक्कत में चल रही है। और ये आंकड़े बहुत ज्यादा पुराने 10-20 साल पुराने नहीं है, बहुत अभी लेटेस्ट ही इनको आप समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा हेर फेर होगा बस। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी जो 3 आंकड़े हमने प्रस्तुत किए वो तो थे विश्व स्तर के। अब थोड़ा सा हम अपने भारत के आर्थिक असमानता के आंकड़ों को देखेंगे। अब जब घरेलू आर्थिक आंकड़ों को देखेंगे तब हमें शायद समानता और असमानता अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों यहाँ हम भारत की 2011 की जनगणना के घरेलू संपदा और सुविधाओं के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। इनको याद करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ हम समानता और असमानता को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इन आंकड़ों को गांव और शहर के बीच असमानता को समझने के लिए दर्शाया गया है कि ग्रामीण परिवार में क्या है और शहरी परिवार में क्या है। दोस्तों परिवार ये वे परिवार हैं जिनके पास तमाम सुविधाएं हैं, ये ग्रामीण स्तर के परिवार हैं और ये शहरी स्तर के। कॉलम को ध्यान में देखिएगा दोस्तों। बिजली कनेक्शन जो है ग्रामीण परिवारों में 55% लोगों के पास है और शहरी परिवारों में 93% लोगों के पास है। ये आंकड़े का जो गैप है वो आप समझते रहना। दोस्तों मकान जो है, मकान में सरकारी नल का कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 35% है और शहरी परिवार में 71%, ये भी ध्यान रखना। और मकान में स्नानाघर यानी कि बाथरूम किसके पास, ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 45% लोगों के पास, परिवारों के पास बाथरूम है जिसमें वो नहाते हैं और शहरी क्षेत्रों में 87% लोगों के पास है। और टेलीविजन उसी अनुसार देख लीजिए, स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह देख लीजिए और कार जीप वैन वगैरह। दोस्तों ये आंकड़े बहुत पुराने हैं क्योंकि 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, तो अभी 11 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, क्या 12 साल बीत चुके हैं। अभी 2022 की जो जनगणना है वो चल ही रही है। वैसे तो 10 साल पर नियमित जनगणना होती है, लेकिन अभी कोविड वगैरह के कारण जनगणना हमारी थोड़ी लेट है, उसके आंकड़े 2023 के अंत तक जो है आने हैं, तो हमें कुछ चीजें क्लियर होंगी। दोस्तों ये जो आंकड़े हैं थोड़ा सा और मतलब इन आंकड़ों में प्रगति हो गई है। बिजली कनेक्शन जो है अगर वर्तमान की बात करें तो शहरी परिवारों में आप 100% मान सकते हैं, और बिजली कनेक्शन ग्रामीण परिवारों में अगर बात करें तो 80% के आसपास जरूर, अगर पूरे भारत का एक एवरेज लेंगे तो 80% जरूर निकलेगा ग्रामीण परिवारों में, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जो है गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई जिसमें काफी प्रगति भी देखी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समानता क्या है अगर आपको समझना है तो इन चित्रों को 1, 2, 3 और 4 इन चित्रों को थोड़ा गौर से देखिएगा। पहले चित्र में कहा गया है कि अश्वेत लोग की बैठने की जगह पिछवाड़े में है, प्रवेश नहीं, यानी कि कुत्ते, निग्रो और मेक्सिको के नागरिकों की प्रवेश यहां पर नहीं होता। पीने का पानी श्वेत का अलग, अश्वेत का अलग। विश्राम गृह यहां पर केवल श्वेत लोगों के लिए है। ये अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है, लेकिन उदाहरण के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि इसी तरह की जो है असमानता हर जगह है और इसी चीज से लड़ना है। और यही जब हम असमानता को जब हम दूर कर देंगे तो असमानता क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों। जैसे ही हम उपयुक्त चित्रों में दिखाए गए जो बुराइयां हैं उसको समाप्त कर लेते हैं तो हमारी असमानता जो है समानता में कन्वर्ट हो जाती है और सभी समान हो जाते हैं। दोस्तों चित्र के अंदर नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव के संकेत दिए गए हैं, अधिकांश को अस्वीकार किया गया। वास्तव में इस तरह के भेदभाव समानता के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन भी करते हैं। समानता का हमारा आत्मबोध कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और परवाह के हकदार हैं। तो समानता का अर्थ आप समझ गए होंगे। हालांकि लोगों में बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतः समान बर्ताव नहीं कर सकता। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर ये कह रहे हैं कि समानता हर हाल में हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखते हैं कि मान लीजिए, फर्ज कीजिए आप एक जो है ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन में यात्रा करते वक्त आपको एक चीज, आपने टिकट कभी आप करते होंगे
ट्रेन का रिजर्वेशन। तो आप देखे होंगे कि बुजुर्गों के लिए, जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्तियों के लिए किराए में कुछ जो है छूट दी जाती है। या कभी हम कहीं किसी पार्क में विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चों के कहते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे या 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए हाफ टिकट लगेगा। तो इस तरह का बर्ताव हम करके जो है समानता पर एक जो है हद तक सीमाएं जो है युक्त प्रतिबंध आरोपित करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे अवसरों की समानता की। दोस्तों अवसरों की समानता की अगर हम बात करें तो भारत का जो संविधान है वो जो है संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्क्रीन छोटी है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं कि संविधान में जो समानता का अधिकार है दोस्तों, समानता का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो है दिया गया है। अगर संविधान में अवसरों की समानता के अधिकार की बात करें तो जो है दोस्तों संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अंदर कहा जाता है संविधान में कि लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। दोस्तों इसमें अवसरों की समानता, लोक नियोजन के विषय का मतलब क्या है? जैसे कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान रूप से बर्ताव किया जाएगा। ऐसी जो है संविधान के अनुच्छेद 16 में समानता के संबंध में बात की गई है। वैसे तो आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक संविधान में समानता के अधिकारों की बात की गई है और मौलिक अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं वह अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान के भाग 3 में उल्लिखित हैं। अवसरों की समानता की अगर अब बात करें तो दोस्तों समानता की अवधारणा में यह निहित है कि सभी मनुष्य जो है अपनी दक्षता यानी कि कुशलता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए, अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार होंगे। अब दोस्तों इसका क्या आशय है? इसका आशय यह है कि समाज में लोग अपनी पसंद और प्राथमिकता के मामले में अलग हो सकते हैं। उनकी प्रतिभा, योग्यताओं में भी अंतर हो सकता है कि इस कारण से कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज्यादा सफल हो जाएं, लेकिन केवल इसलिए कि कोई क्रिकेट में पहले पायदान पर पहुंच गया या कोई बहुत सफल वकील बन गया, समाज को असमान नहीं कहा जा सकता। तो समानता दोस्तों देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, युक्त प्रतिबंध लगाए गए समानता। अब जैसे अब किसी की प्रतिभा जो है, सभी की प्रतिभा एक जैसी तो है नहीं, क्योंकि न 5 उंगलियां बराबर हैं, न दुनिया में भगवान द्वारा बनाए हुए सारे इंसान बराबर हैं। तो किसी इंसान में कोई IQ लेवल किसी का ज्यादा हो सकता है, या कोई क्रिकेट में अच्छा, या किसी फिल्म इंडस्ट्री में कोई अच्छा, या पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा हो। जैसे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अगर उदाहरण ले आप तो दोस्तों बताया जाता है कि उस समय जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के अंदर बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति मौजूद ही नहीं था। और इसका एकमात्र और उनको संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि उनको दुनिया के काफी देशों के संविधानों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। ठीक है दोस्तों, आई होप आप अवसरों की समानता को समझ चुके होंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेषाधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीजों की उपलब्धता में असमानताओं में कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अवसरों की समानता जो है समझ आई होगी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है हम समानता के 2-3 आयाम देखेंगे जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप प्राकृतिक असमानताओं से यही अर्थ लगाया जा सकता है जो कि हम अवसरों की समानता में हमने डिस्कस की थी। प्राकृतिक असमानताएं होती हैं जैसे लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताएं, प्रतिभा उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती हैं। समाज जनित असमानताएं वे होती हैं। अब अच्छा देखिए, प्राकृतिक असमानताएं ये हो गई। समाज जनित असमानताएं कौन सी होती हैं कि समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे समूह के द्वारा शोषण किए जाने के कारण पैदा होती है। तो आपको प्राकृतिक असमानता ये समझ में आ गया होगा कि कोई जन्म के आधार पर भिन्न व्यक्तियों में भिन्न क्षमताएं हो सकती हैं, लेकिन सामाजिक असमानताओं की अगर बात करें तो हम पाएंगे कि किसी एक समूह द्वारा दूसरे समूह का शोषण किए जाने के कारण सामाजिक असमानताएं पैदा होती हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आगे ये चीजें आप थोड़ा सा देखते चलना, आप वीडियो के दौरान पढ़ लेना।
दोस्तों हम समानता के तीन आयाम हैं उन पर बात करेंगे। जैसे जो है समानता का जो हम दोस्तों विचार लेते हैं, समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानताओं को पहचानते समय विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं ने समता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीन आयामों को रेखांकित कर दिया है और समानता के तीन आयामों को लक्ष्य करते हुए ही एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ने का प्रयास किया जा सकता है। तो आइए अब हम सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक समानता की। आइए समझते हैं राजनीतिक समानता को। देखिए यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजों के अंदर, जैसे हमारा देश लोकतांत्रिक है, वहां क्या कहा जाता है कि आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता के अंदर शामिल है। समान नागरिकता मिल गई, हम राजनीतिक समानता प्राप्त व्यक्ति हो गए। दोस्तों आप जो नागरिकता वाला अध्याय आगे डिस्कस होगा कभी, तो उस पे हम जो है समान नागरिकता, अपने कुछ मूल अधिकार, मसलन मतदान का अधिकार, संगठन बनाने या विभिन्न अधिकार जो संविधान के अंदर प्रदान किए गए हैं, उस सबको हम समझेंगे। दोस्तों ये ऐसे अधिकार होते हैं जो नागरिकों को अपना विकास करने और राज्य के कामकाज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। आई होप आपको राजनीतिक समानता समझ में आ गई होगी कि राजनीतिक समानता के अंदर नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं संविधान के अंतर्गत, जिसमें कहा जाता है कि उन्हें अपना विकास करने, राज्य के कामकाज में हिस्सा लेने, उसका जो है शासन तंत्र का हिस्सा बनने, ये सब चीजों की जो है राजनीतिक समानता के अंतर्गत बात की जाती है। लेकिन दोस्तों केवल औपचारिक अधिकार हैं ये सब, जिन्हें औपचारिक संविधान और कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया गया। हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में काफी असमानता बरकरार है और ऐसी असमानता अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता का परिणाम होता है। इसलिए दोस्तों अक्सर क्या होता है कि अक्सर समान अवसर मुकाबले के लिए एक समान स्थितियों की मांग उठाई जाती है और हमेशा जो है चीजें, और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं होती। आई होप दोस्तों राजनीतिक समानता आपको समझ आई होगी। अब आइए चलते हैं किसकी तरफ, सामाजिक असमानता की तरफ। अब बढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे हम सामाजिक समानता। आइए बात करते हैं सामाजिक समानता की। देखते हैं हम सामाजिक समानता। दोस्तों राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था। कौन सा लक्ष्य? सामाजिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम क्या है कि लोगों को राजनीतिक समानता और समान कानूनी अधिकार हो। पर इसके साथ अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण था। राजनीतिक समानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। अब समानता की जो उद्देश्य की आवश्यकता यह है कि विभिन्न समूह और समुदायों के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित जो है मौका होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सामाजिक आर्थिक असमानताओं के प्रभावों को न्यूनतम किया जाए। समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीजों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषण आहार व न्यूनतम वेतन जैसी कुछ न्यूनतम चीजों की गारंटी भी जरूरी माना गया है। इन सुविधाओं के अभाव में दोस्तों समाज सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों पर स्पर्धा करना असंभव होगा। दोस्तों संभव नहीं होगा। दोस्तों अगर एक समाज के एक तबके के अंदर मान लो ये ए है और ये बी है और दोनों में होनी है प्रतिस्पर्धा। अगर ए को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण ये सभी प्राप्त है, मान लीजिए इनमें हम रन कराएंगे इनको, तो और इसको न शिक्षा सही से मिली, न स्वास्थ्य इसका सही है, न ही पोषण इसका प्राप्त है, तो बी जो है ए की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाएगा। तो दोस्तों सामाजिक रूप से समानता जो है यही है। और सामाजिक समानता का एक अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि जैसे ऊंच नीच, भेदभाव, इस तरह की चीजें, एक जैसे कि अछूत कह के लोगों को व्यवहार करना या अश्वेत
के अमेरिका जैसे सोसाइटीज में व्यवहार किया जाता है, ये भी सामाजिक असमानता का ही एक जो है रूप है। इन सब को दूर किया जाना चाहिए, तभी जो है एक सशक्त देश के रूप में हम दुनिया के फलक पर आ सकते हैं। आई होप आपको सामाजिक समानता समझ आई होगी। आइए देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों, सामाजिक समानता को अगर हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो हम पाएंगे कि भारत में समान अवसरों के मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से सामने आती है। ठीक है, भारत के अंदर सामाजिक असमानता का अर्थ क्या है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों, देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलना, कुछ एक गतिविधियों में उनके शामिल होने पर पाबंदी लगाया जाना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में हतोत्साहित करना, औरतों को स्त्री शिक्षा की, स्त्रियों के अधिकार की बात चल रही है, ध्यान रखना आप। ऐसे मामलों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, औरतों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना, सार्वजनिक स्थलों या रोजगार में भेदभाव तथा परेशानी से बचाने वाली नीतियां बनाना और शिक्षण या कुछ अन्य पेशों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने जैसे उपाय करके राज्य यह भूमिका निभाता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभा सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में जैसे स्त्री को देख सकते हैं कि स्त्री को समान अधिकार प्राप्त न होने की वजह से उनका विकास जो है कहीं न कहीं पुरुष की अपेक्षा जो है पीछे है। इसलिए जो है हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेल डोमिनेटेड का मतलब होता है कि प्रत्सत्तात्मक सत्ता है, यानी कि पिता या पुरुष ही परिवार का मुखिया होगा, वही जो भी डिसाइड करता है वही परिवार के अंदर होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आर्थिक समानता की। आइए देखते हैं आर्थिक समानता को। दोस्तों, आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत या आमदनी में खासी भिन्नता हो, यानी कि जैसे एक वर्ग के पास या एक व्यक्ति के पास 100 रुपए हो और एक व्यक्ति या एक वर्ग के पास 10 रुपए हो, ये आर्थिक असमानता है। आर्थिक असमानता की डिग्री नापने का एक तरीका यह है कि संपन्नतम और निर्धनतम समूहों के बीच अनुपातिक अंतर नापा जाए। एक अन्य तरीका है गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले लोगों की संख्या है उसका आकलन किया जाए। और यही सही है कि समाज में धन दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभवतः कभी विद्यमान नहीं रही है। धन दौलत या संपन्नता की जो समानता है, जब से हमारा समाज का निर्माण हुआ है तब से ही असमानता इस स्तर पर व्याप्त है। आज अधिकतर लोकतंत्र लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। यदि यह माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालात को सुधारने का मौका देते हैं जिनके पास प्रतिभा और संपन्न संकल्प है। समान अवसरों के साथ भी असमानता बनी रहती है, लेकिन इसमें यह संभावना छुपी है कि यह आवश्यक प्रयासों का कोई भी समाज में अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है। अवसरों की समानता के अंदर ये चीज बात की जा रही है। तो ये जो आर्थिक असमानता है वो आपको समझ आ गई हो। आर्थिक असमानता में थोड़ा सा और आगे हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आर्थिक जब असमानता होती है या कोई भी असमानता होती है तो उससे समाज को नुकसान क्या होता है, आइए देखते हैं। समाज के लिए क्या होता है, गहरी खाई जैसे वे असमानताएं अधिक खतरनाक होती हैं जो पीढ़ियों से अनछुई रही हैं। अगर किसी समाज में लोगों के कुछ खास वर्ग के लोग पीढ़ियों से बेशुमार धन दौलत और इसके साथ हासिल होने वाली सत्ता का उपभोग करते हैं तो समाज वर्गों में क्या होता है, बट जाता है। यह समाज में भाईचारा या सौहार्द खत्म हो जाता है और वैमनस्यता जैसी चीजें समाज के अंदर और भेदभाव अलगाव जैसी चीजें आ जाती हैं। और क्या होता है कि एक और वे पीढ़ियों से धन, विशेषाधिकार और सत्ता का उपभोग करते आए हैं और अन्य जो पीढ़ियों से गरीब बने हैं। कालक्रम में ऐसा वर्गभेद, आक्रोश और हिंसा को बढ़ावा इन सब चीजों से मिलता है। तो समानता कितनी जरूरी है समाज में, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हमारा सामना हो रहा है कुछ विचारधाराओं से, जिनकी हम शुरू में बात कर रहे थे कि मार्क्सवाद, समाजवाद, उदारवाद, इस तरह की विचारधाराओं को हम जो है चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अब विचारधाराओं का किस तरह से प्रसार होता है। दोस्तों, मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं। मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स ने दलील दी कि खाईनुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन,
या तेल समेत अन्य प्रकार की जो संपत्ति है उसका निजी स्वामित्व है। आर्थिक जो है समानता की बात इसने की है। कार्ल मार्क्स का एक फेमस कथन आपको याद हो, मतलब आपको शायद मालूम हो, मैं फिर भी बताता हूं। मुझे याद आ रहा है कि कार्ल मार्क्स ने कहा था मजदूरों के संबंध में, आर्थिक असमानता को मिटाने के लिए उसने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। इस कथन से आप समझ सकते हैं कि असमानता का कितना बड़ा विरोधी कार्ल मार्क्स हुआ करता था। दोस्तों, निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता बल्कि उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। ये कार्ल मार्क्स का कहना था कि अगर किसी भी संपत्ति का निजी स्वामित्व किसी व्यक्ति के पास होगा, आप आज भी देखते हैं जो व्यक्ति सबसे ज्यादा अमीर है वही विधायक, सांसद या बड़ी कुर्सी पर समाज में जो भी राजनीतिक पद हैं वो उसी को प्राप्त होते हैं। और यह ताकत दोस्तों उन्हें राज्य की नीतियां और कानूनों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है और वे लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित होते हैं। आप मार्क्स की इस अवधारणा से आप समझ सकते हैं कि जो है सामाजिक रूप से असमानता में आर्थिक असमानता जो होती है वह समाज के लिए कितनी खतरनाक है और समाज को किस तरह से असमानता के गर्त में धकेल देती है। और ये असमानता जो है दोस्तों व्यवस्था का एक ढांचा हो जाता है। हमें समझ ही नहीं आता कि इस तरह की कोई असमानता है या फिर कोई असमानता बुरी बात है। दोस्तों, मार्क्सवादी और समाजवादी जो है वे महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानताएं जो होती हैं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती हैं। इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाने और आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने और सुनिश्चित करने की जरूरत होती है। और ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिनके समाधान करने की जरूरत होती है। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है, सोशलिज्म है, उसमें उस पर आधारित आज दुनिया के बहुत सारे देश बने हुए हैं जो कि कम्युनिज्म मॉडल पर आधारित हैं। जिन देशों में ये कहा जाता है कि जो संपत्ति है उसमें किसी व्यक्ति का निजी स्वामित्व ना हो, वह सार्वजनिक हो, वह सरकार के जो है स्वामित्व में आती हो। और मार्क्सिज्म विचारधारा पे दुनिया की जो पहला देश बना वह दोस्तों क्या था? सोवियत संघ, जिसका विघटन जो है 1991 में हो गया। सोवियत संघ किस पर बना है? कम्युनिज्म विचारधारा पर। यह एक कम्युनिस्ट देश था जो 1991 में विघटित होकर के 15 छोटे छोटे देशों में विभक्त हो गया। और सोवियत संघ की जो लेगेसी थी वह किसके पास चली गई? वर्तमान रूस के पास। दोस्तों, अब देखते हैं उदारवादी सिद्धांतों की बात करते हैं। दोस्तों, उदारवादी सिद्धांतों में विरोधी दृष्टिकोण पाया जाता है। उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंदिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। दोस्तों, जो लिबरलाइजेशन होता है, यानी कि लिबरलिज्म जो होता है, उदारवाद जो होता है, वह चाहता है कि समाज में जो है प्रतिस्पर्धा बनी रहे, तभी जो है बेस्ट निकल कर सामने आएगा। और उदारवाद किस चीज की बात करता है? प्रतिद्वंदिता की बात करता है। उदारवादी मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना है, लेकिन इससे समाज में खुद ब खुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। स्वतंत्र निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज में लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारगर उपाय होता है। उदारवादियों का आगे मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होगी, असमानताओं की खाइयां नहीं बनेंगी, लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ मिलता रहेगा। तो दोस्तों, उदारवाद का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जहां मार्क्सवाद या समाजवाद कहता है कि जो निजी स्वामित्व है वो नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का संपत्ति पर जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उस पर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। जबकि उसके विपरीत उदारवाद कहता है कि समाज के अंदर जो प्रतिस्पर्धा है वह बनी रहनी चाहिए। उदारवादी दोस्तों मानते हैं कि समाज में सबके लिए कम से कम न्यूनतम जीवन स्तर तो होना ही चाहिए समान रूप से, लेकिन समाज में जो है जब प्रतिस्पर्धा व्याप्त होगी तो सभी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जो है वे उनको जो है प्रतिभा के अनुसार उनको लाभ मिलेगा।
आई होप दोस्तों उदारवाद आपको समझ आ गया होगा, मार्क्सवाद और समाजवाद भी समझ आ गया होगा। समाजवाद और मार्क्सवाद जो है नेचुरल जो रिसोर्स है, जो समाज के संसाधन है, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। दोस्तों मार्क्सवाद, समाजवाद और उदारवाद देखने के बाद अब हमारा पाला पड़ा है नारीवाद से, यानी कि फेमिनिज्म से। अब देखेंगे नारीवाद क्या है, फेमिनिज्म क्या है। दोस्तों नारीवाद जो है स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला एक राजनीतिक सिद्धांत है। नारीवाद कहता है कि स्त्री और पुरुष के बीच में समानता हो, जो लड़की लड़का एक समान वाली बात है। वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक है और न ही आवश्यक। नारीवादियों का दोस्तों मानना यह है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष समान समतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। इस सेंस में कहें तो हम सब के बीच में बहुत सारे लोग जो होंगे वो फेमिनिस्ट होंगे, नारीवादी होंगे, जो बात करते हैं कि लड़की लड़का में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आई होप आपको नारीवाद समझ में आ गया होगा। दोस्तों नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता पितृसत्ता का परिणाम है। जो नारीवादी कहते हैं वो कहते हैं पैट्रियार्की जो है सोसाइटी के अंदर से पितृसत्तात्मकता, जहां पर पिता ही जो है परिवार का मुखिया होता है, यह बात खत्म कर देनी चाहिए। और यही पितृसत्तात्मकता जो है वही स्त्री पुरुष के बीच असमानता का एक बहुत बड़ा परिणाम है। दोस्तों पितृसत्ता ये मैंने आपको बता ही दिया, पितृसत्ता डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों नारीवादी जो है वो इस विभेद पर सवाल खड़े करते हैं। नारीवादियों का कहना है कि अधिकतर स्त्रियां सार्वजनिक और बाहरी क्षेत्र में भी सक्रिय होती हैं, इसलिए दुनिया भर में अधिकतर स्त्रियां घर से बाहर अनेक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, लेकिन घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्रियों के कंधे पर होती है। नारीवादी इसे स्त्रियों के कंधों पर दोहरा बोझ बताते हैं। हालांकि इस दोहरे बोझ के बावजूद स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र के निर्णयों में ना के बराबर महत्व दिया जाता है। नारीवाद का मानना है कि निजी सार्वजनिक के बीच यह विभेद समाज या व्यक्ति द्वारा गढ़ी हुई लैंगिक असमानता के सभी रूपों को मिटाया जा सकता है और मिटाया जाना चाहिए। दोस्तों अगर नारीवाद आपको अच्छे तरीके से समझना है तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक पिता के 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। तो अपनी इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें, तो मॉडर्न इंडियन सोसाइटी की भी बात करें, आज की भी सोसाइटी की बात करें, तो वहां देखा जाता है कि पिता या माता हमेशा कोशिश करते हैं कि जो उनका बेटा है वही उनके परिवार का उत्तराधिकारी होगा। ऐसी समाज में व्यवस्था है। तो बेटे को अगर उनके पास सीमित संसाधन है, पैसे सीमित हैं, तो कोशिश करते हैं कि वो बेटियों को चूल्हा चौका में लगाएं और उनको बेटों की अपेक्षा कम शिक्षा दें। और एक पिता के पास यदि सीमित आमदनी होती है तो वो कोशिश करता है कि किसी कॉन्वेंट या बड़े स्कूल में उसका बेटा ही पढ़े, बेटी ना पढ़े। और इस तरह के जो भेदभाव हैं, असमानताएं हैं, उनको दूर किए जाने की सख्त आवश्यकता है। जब इस तरह के भेदभाव समाज में मिट जाएंगे, उसी की वकालत जो है फेमिनिज्म, नारीवाद करता है। दोस्तों नारीवाद के बाद अब बारी है समाजवाद को समझने की, सोशलिज्म को समझने की। दोस्तों समाजवाद जो है असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का एक समूह है। ये खासकर वे असमानताएं थी जो औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पैदा हुई, उसमें बाद तक बनी रही। समाजवाद का मुख्य सरोकार जो है वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना है। हालांकि दोस्तों समाज के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं होते, लेकिन वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन और नियंत्रण का समर्थन जरूर करते हैं। दोस्तों भारत में प्रमुख समाजवादी चिंतक की बात करें तो राम मनोहर लोहिया ने 5 तरह की असमानताओं की पहचान के खिलाफ लड़ाई जो है लड़ना होगा, ऐसी बात उन्होंने की थी। अब राम मनोहर लोहिया की बात आई है तो राम मनोहर लोहिया को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा बेसिक जानकारी राम मनोहर लोहिया के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों राम मनोहर लोहिया का जन्म जो है
23 मार्च 1910 में अकबरपुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पहले अकबरपुर दोस्तों अयोध्या जनपद में आता था, लेकिन अयोध्या जनपद से कट के एक और नया जनपद का जब से निर्माण हुआ जिसका नाम है अंबेडकर नगर, तो अब जो है अकबरपुर जो है यूपी के अंबेडकर नगर जनपद के अंतर्गत आता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का 12 अक्टूबर 1967 में नई दिल्ली में निधन हो गया था। इनको दोस्तों अगर इनकी विशेषता की बात करें तो ये एक सामाजिक चिंतक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और समाजवादी राजनेता थे। इनका दोस्तों इनके विचारधारा पर इनके पिता का बहुत बड़ा प्रभाव था, क्योंकि इनके पिता जो है गांधीवादी थे और ये जब भी गांधी जी की या कांग्रेस की मीटिंग्स में जाया करते थे इनके पिता, तो गांधी इनको राम मनोहर लोहिया को ले जाया करते थे, इसलिए गांधी जी की विचारधारा पर इन पे काफी प्रभाव पड़ा। फिलहाल इनकी विचारधारा बाद में बदली भी, और दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सबसे बड़ा आंदोलन और अंतिम आंदोलन था, उसमें भी जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1924 में जब कांग्रेस में गया अधिवेशन हुआ तो वहां पर राम मनोहर लोहिया जो है एक प्रतिनिधि के रूप में भी शामिल हुए और 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में भी आंदोलन में शामिल हुए। दोस्तों राम मनोहर लोहिया जो थे उनके सिद्धांतों पर बात बहुत ज्यादा आज भी होती है, और समाजवादी पार्टी जो आप उत्तर प्रदेश में एक जो है राजनीतिक पार्टी है, वह समाजवाद के सिद्धांत पर ही उसका संगठन चलता है, और वो राम मनोहर लोहिया का नाम समय समय पर लेते रहते हैं अभी भी। वो लोग काफी बढ़ चढ़ करके इनकी विचारधाराओं का पालन करते हैं। आइए राम मनोहर लोहिया ने जो पांच तरह की पहचान की थी उस पर बातचीत करते हैं। पहली पहचान उनकी थी स्त्री पुरुष असमानता पर, दूसरी चमड़े के रंग पर, और तीसरी जो है जातिगत असमानता की बात की थी, और कुछ देशों का अन्य पर औपनिवेशिक शासन और निस्संदेह आर्थिक असमानता की ये बातचीत करते थे। दोस्तों आज यह स्वप्रमाणित धारणा लग सकती है, लेकिन लोहिया के समय में समाजवादियों के बीच आमतौर पर यही तर्क चलता था कि असमानता का एकमात्र रूप वर्गीय असमानता है। दोस्तों इस संबंध में लोहिया का कहना था कि असमानताओं में से प्रत्येक की अलग अलग जड़ें होती हैं और उन सब के खिलाफ अलग अलग लेकिन एक साथ संघर्ष करने की आवश्यकता है। उन्होंने एकांगी क्रांति की बात नहीं की, लेकिन उनके उक्त 5 असमानताओं के खिलाफ संघर्ष का अर्थ था 5 क्रांतियां, और उन्होंने इस सूची में 2 और क्रांतियों को शामिल किया था। पहली थी व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति तथा अहिंसा के लिए क्रांति, सत्याग्रह के पक्ष में शस्त्र त्याग के लिए क्रांति। और ये ही सप्त क्रांतियां थी जो लोहिया के अनुसार समाजवाद का आदर्श होनी चाहिए। आई होप आपको लोहिया का समाजवाद बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा इतने डिस्कशन के बाद। अब दोस्तों चैप्टर के आखिर में हम बात करेंगे कि समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी क्या है, आखिर समानता की स्थापना समाज के अंदर कैसे की जा सकती है। दोस्तों यहां कहा गया है कि समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि सभी निषेध या विशेषाधिकारों का अंत किया जाए। चूंकि ऐसी बहुत सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त है, इसलिए यह जरूरी होगा कि सरकार और कानून असमानता की व्यवस्थाओं को संरक्षण देना बंद कर दे, और हमारा संविधान ने भी यही किया है। दोस्तों संविधान जो है भारतीय संविधान वह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन करता है। अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतांत्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी हैं, और इस सिद्धांत को जाति, नस्ल, धर्म, लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों को कानून के समान बर्ताव करने के रूप में समाहित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज का चैप्टर जो समानता था उसको हमने डिस्कस किया बहुत अच्छे से, बहुत सारे उदाहरण भी दिए और बहुत सारे जो है सिद्धांतों और विचारधाराओं से भी हम परिचित होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी जिससे हमें समानता और असमानता कम से कम एक ब्रॉड वे में समझ आ गया होगा। दोस्तों अब इस वीडियो के अंदर यहीं पर अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे, फिर आपसे मुखातिब होंगे और एक बढ़िया सी हेल्दी डिबेट हम और करेंगे।
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हो, किसी तरह से आप लाभान्वित हो रहे हो, तो वीडियो को जो है लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको आप लोग जरूर देख लें और उस पर विजिट करें, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी को और ज्यादा धार मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आगे हम मिलेंगे आपसे एक और अच्छी सी चर्चा के साथ। थैंक यू सो मच।